हमें तो राम मंदिर बनाना है, वो उस पर अड़ी रही। 370 हटाना है तो वो नारा लगाते रहे, जनसंघ के समय से लगाते रहे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, तो वो लगाते रहे नारा। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं को छिप छिपा कर करना, झूठ बोल कर करना, ये बंद करना चाहिए। अब क्या संविधान सभा की बहस, उसकी चर्चा, ये नेता लोग जो टीवी की बहस में आते हैं या जो पार्टियां चला रहे हैं वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, मुझे लगता है सबको सुनना चाहिए। संविधान पढ़िए और संविधान से पहले संविधान सभा की बहस पढ़िए। जितने प्रश्न आज आपके सामने उन सब पर वहां बहस हुई थी। साफ कहा गया, धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण कभी भी देना ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। वैसे ही हम बड़ी विभाजन विभीषिका से गुजरे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर दो देश हो गए, इसलिए दोबारा हम नहीं करेंगे। ये भारतवर्ष है, यहां सबको एक बराबर अधिकार देंगे। और वहां एक बात और कही गई थी, हो सकता है आगे सवाल में आए, कि सबको एक बराबर का नागरिक मानेंगे। क्यों अलग अलग समय पर मुसलमानों को एक, जिसको कहते हैं ना, खांचे में बांध दिया गया? वो काम करते हुए क्या वो कम्युनल एक्ट था? क्या कांग्रेस पार्टी, अगर उनको संविधान सभा में जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा उसके बाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो क्या वो कम्युनल एक्ट था? इसकी भी आज चर्चा होनी चाहिए। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, देखिए, वो तो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा भी संकोच नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि एक दूसरे से लोग लड़ने लगे। ये जो कम्युनिस्ट आइडिया है कि इसकी संपत्ति छीनो उसको दे दो, देश ऐसे आगे नहीं पर बढ़ता है। हर्षवर्धन जी, हम लोग वो तो ये कह रहे हैं कि ये काम तो बीजेपी कर रही है। वो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और वो ये कह रहे हैं संविधान को बचाना है तो आपको वोट कांग्रेस को करना होगा। क्योंकि समय समय पर बीजेपी के लीडर्स को बकायदा जनसभा में कहते हुए सुना गया है कि ज्यादा आंकड़े देंगे आप हमें तो हम संविधान बदलेंगे। देखिए रूबिका जी, जैसे संविधान संशोधन और संविधान को बदल देंगे, इसको अलग अलग तरीके से लिया जाता है, वैसे ही आरक्षण की समीक्षा और आरक्षण खत्म कर देंगे उसको अलग तरीके से पेश किया जाता है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर संविधान बदलने की बात होगी तो फर्स्ट अमेंडमेंट किसने किया फ्रीडम ऑफ स्पीच पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने। जो सबसे खतरनाक अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने किया? इंदिरा गांधी ने, जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट घुसा दिया। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो 100 से ज्यादा हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 106, 108 कितने संशोधन हो चुके। क्या हर बार संविधान बदला गया? वो जो और 108 संशोधन हुए हैं उसमें से 67 मर्तबा जो वो संशोधन हुए हैं वो कांग्रेस ने किए हैं। कांग्रेस की सरकारों में। मैं इसीलिए कह 67 रहा हूं, टाइम्स। देखिए कभी भी, और मैं कह रहा हूं, देखिए नरेंद्र मोदी के अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, राहुल जोशी जी इंटरव्यू कर रहे हैं, दो और न्यूज 18 के पत्रकार बैठे हुए हैं। क्या आज तक किसी हरिप्रसाद और पत्रकार के साथ, विलास बड़े साहब। जी, किसी और पत्रकार के साथ ये हुआ रूबिका जी? और ये मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि कोई पत्रकार किसी भाजपा के नेता के पास जाए और भाजपा नेता उससे अचानक उसको पकड़ ले और कहे कौन जात हो बताओ, कौन से धर्म से हो बताओ, ये बताओ ये इस धर्म का है, आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। राहुल गांधी ने ये कुकृत्य किया है, एक पत्रकार को रुला दिया और वो पिटा। वो पत्रकार जो पिछड़ी जाति से था उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। कंचना जी कुछ कहना चाह रही है, और फिर मैं दोबारा वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसको पहले भी छेड़ने की कोशिश की थी अजीज भाई ने, वो शुरू कर देना चाहती हूँ। उस पर बहस वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंचना जी जवाब दीजिए, कौन जात हो? ये तो सवाल ही तुम बीजेपी का लेकर आए हो। राहुल गांधी आप लोगों को मुश्किल में डाल देते, मानिए ना ये बात। तो मुझे 30 सेकंड दीजिए और इंटरप्ट मत करिए। AK वाजपेयी जी यहाँ पर बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। ये रामविलास पासवान जी का वो दौर देखे होंगे जब वो पार्लियामेंट में 62nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं ताकि 84 जो सीट है SC का और ST का जो 47 सीट है वो आगे भी एक्सटेंड किया जा सके। AK वाजपेयी जी बताइए, उसका विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया था। SC ST का विरोध हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर कह रहे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो आपको बता दें मंडल कमीशन में पॉइंट 12 में यह लिखा गया है कि जो मुस्लिम समुदाय है, जो अल्पसंख्यक है, उसमें भी खासकर जातियां होती हैं जो बहुत पिछड़ी हैं, उन जातियों के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, या तो अलग वेलफेयर स्कीम्स लाई जा सकती है। और उसी के आधार पर सच्चर कमेटी बनी थी और उसी के रिकमेंडेशन से मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आया था, जिसको इन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ पर बात मंडल कमीशन से शुरू होती है कि मंडल कमीशन ने उसमें भी जातियों को देखा था कि मुस्लिम समुदाय में भी जातियां हैं जो बहुत ही गरीब है। क्या धर्म के आधार पर हो ही नहीं रहा, वो तो जाति के आधार पर है। लेकिन आपको मुद्दा अलग धर्म पर लेकर जाना है तो आप उसके लिए स्वतंत्र है, लेकर जा
सकते हैं, लेकिन चुनाव में उसको भुना नहीं पाएंगे। जी ओके कंचना जी, आपने फिर वही बात की, उसकी क्लैरिटी बार बार दी जा रही है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद मेरे दो और मेहमान। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर इसको मानता हूं, देश के मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनकी स्थिति बहुत खराब है। सच्चर कमेटी से लेकर ढेर सारी कमेटियों ने बताया, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जब आप योजनाओं में भेदभाव करते हैं तो मुसलमान को या किसी को उसका लाभ नहीं मिलता है? आरक्षण सोशली ऑप्रेस्ड के लिए है, कम से कम इतना सामान्य ज्ञान टीवी पर आते हुए सभी को रखना चाहिए। और जब हम ये कह रहे हैं कि क्या मुसलमान को नीतियों का लाभ मिलना चाहिए, क्या मोदी सरकार में एक भी ऐसी नीति, एक भी ऐसी योजना, एक भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें मुसलमान को चिन्हित करके एक्सक्लूड किया गया हो? अगर वो है तो मैं यही नरेंद्र मोदी की आलोचना करूंगा और पूरी कड़ाई से करूंगा। आज मुसलमान 10 सालों में उसकी स्थिति उन योजनाओं के कारण, जो नरेंद्र मोदी सरकार की योजना, उसकी स्थिति बेहतर हुई है, और यही एक सरकार का दायित्व होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कंचना जी, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। योजनाएं, सड़क बनी है तो वो मुसलमान के घर गई है। मैं तो जगह जगह जा रही हूँ, मोदी वतन मुसलमान कर रही हूँ। एक ऐसा मुसलमान, वो मोदी को चाहे बिल्कुल नापसंद करता हो, बीजेपी के नाम से उसके बदन में चाहे करंट दौड़ जाता हो, लेकिन वो ये बात मानता है कि आयुष्मान योजना उसे मिली है, उसके घर पर सड़क पहुंची है, राजू और रहीम में भेद नहीं किया गया है, उसको राशन मिल रहा है, उसके साथ योजनाओं में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। पीएम आवास योजना मिली है तो मुसलमान को भी मिली है। मैं फिर आपको कह रही हूं और पूरी संजीदगी के साथ कह रही हूं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि फला हिस्सा मुसलमानों के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो आप मेजॉरिटी के साथ और बाकी अल्पसंख्यकों के साथ क्या इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये जो बार बार ये कह रहे हैं मुसलमानों को भी मिला है, मुसलमानों को भी मिला है, अरे को भी मिला क्या? आप सरकार में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और आपका दायित्व बनता है कि देश के एक एक नागरिक को लेकर चले। लेकिन अगर आपने इतना बेनिफिट पहुंचाया ही है, नोट पहुंचाया है, तो आपको हिंदू मुसलमान लास्ट में करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ओके प्रेम शुक्ला जी, हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत आन पड़ी? ओके 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 प्रेम शुक्ला जी। रुचिका जी, सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया। बहुसंख्यकवाद के विरोध की बात या तो मुस्लिम लीग ने 1936 में की या कांग्रेस ने 2024 में की। बहुसंख्यक हिंदू समाज के विरोध में हम रहेंगे, ये किसने कहा? शरीयत कानून, पर्सनल लॉज लागू करेंगे, या तो 1936 में ये मुस्लिम लीग ने किया या कांग्रेस करे। आप मुझे बताइए, वो देश बताइए पूरी दुनिया का जो सेकुलर देश हो और वहां पर्सनल लॉज लागू हो। और पर्सनल लॉज किसके लागू है देश में? तो मुस्लिम कौन कर रहा है? ये जो है, आप मुस्लिम करें, विकृत सांप्रदायिकता करें, पिछड़ों के आरक्षण को मुसलमानों के जबड़े में डालने का आप संकल्प लें, और हम इस बात से इस देश की बहुसंख्यक जनता को अवगत भी नहीं कराएं। ये हमारा अपराध है कि अब आपका जो इरादा है, उस इरादे से इस देश की जनता को लोकतंत्र के महापर्व के समय उसको हम बताएं भी नहीं कि इनका इरादा क्या है। ये आप मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, ये बार बार कहें। आप कहें कि हम आबादी के अनुकूल जो है वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आप कहें कि हम पर्सनल लॉज उनके जो है लगाए रखेंगे, आप हलाला और ट्रिपल तलाक जैसी जो कुरीतियां हैं उनको जारी रखने की पैरवी करें। जब आप पर्सनल लॉज की बात करते हैं तो उसकी पैरोकारी होती है, ये पैरोकारी आप करें, और आपके इस चेहरे को हम बेनकाब भी नहीं करें। ये तो हमारा संवैधानिक दायित्व है ना। लोकतांत्रिक पर्व पर एक दल के रूप में हम चूंकि हिस्सेदारी कर रहे हैं, हम जनता को बताएं भी नहीं। आपकी विकृतियों को, आपके विकृत इरादों को हम क्यों ना बताएं? अजीज साहब, मैं इन दोनों सवालों को क्लब कर रही हूँ, बेबाकी से बोलिए ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी क्या कह रहे हैं? ये आज का जमाना सोशल मीडिया का, आपके मन में क्या छुपा हुआ है, आप जहन में क्या छुपा के रखे हैं, आपकी जुबान क्या कह रही है, कथनी क्या है और करनी क्या है, वो सबको सब पता लग रहा है ना। तो अगर आपको कहना है कि देखिए मुसलमानों को इस वक्त हमारी जरूरत है, हम तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे, उनका वोट भी लेंगे और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग ओहदे भी देंगे, कहिए ना। कौन कह रहा है कि मत कहिए? रोक रहा है कोई आपको? जी जी, देखिए रूबिका जी, ईमानदारी की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि माननीय मोदी जी इतने बेहतरीन वक्ता हैं
मैं उनको फॉलो करता, बहुत शानदार वक्ता। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इधर पिछले 10-15 दिन में भाषा की जो मर्यादा है उसमें गिरावट आई, कहीं ना कहीं गिरावट आई है, और माननीय मोदी जी की लोकप्रियता में भी गिरावट आई है। ये मतलब कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। देश के सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे प्रधानमंत्री हैं, अब आज वो अगर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, हिंदू कि मुसलमान की साहब बात नहीं कर रहे हैं हिंदू भाई। भाइयों सुनिए ना, मैं अरे माँ सुनिए से ना, अरे मुसलमान रूबिका जी, करती हूँ, please। आपको माँ से अरे मोदी याद आ जाता है, अरे और सुन फिर तो आप ले माँ से आप, म्यूट हो रूबिका जाते जी। हैं अरे आप तो उस नाराज हो पूरे जाती, माँ बड़ी से मुसीबत मुद्दे है। पर। हम आ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं, मैं मुझे मौका दे भाई। 20 करोड़ मुसलमानों के नाम से हमारे 120 करोड़ हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश, 120 करोड़ हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश कि साहब आपकी प्रॉपर्टी को लेकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। कितना दुखद है ये, इस पे चिंता करने की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात है, एक मिनट सुनिए, अरे प्लीज रूबिका जी। हाँ, मैं सुन रही हूँ, आज सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। मंगलसूत्र बांट दिया जाएगा, प्रॉपर्टी को लेकर बांट दिया जाएगा, सब फिर मैनिफेस्टो में आ गया। कहां मैनिफेस्टो में है, जरा दिखा दीजिए, चलाइए मैनिफेस्टो, मैं जानना चाह रहा हूं, चलाइए मैनिफेस्टो, कहां पे ऐसा लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोलने जब जो झूठ बोलते हैं, और देश के प्रधानमंत्री कृपया आप देश पृष्ठ की क्रमांक जनता 28 निगाह बनाए हुए हैं, देश की क्रमांक गंभीरता 28 देख रही है, प्रेम गंभीरता से शुक्ला देख जी रही है। आपको पेज रूबिका नंबर जी, आपकी 28 बता रहे हैं घोषणा डॉक्टर पत्र साहब, का- पेज नंबर 28। कृपया आप चला दीजिए, पृष्ठ क्रमांक 28 चला दीजिए कांग्रेस का स्क्रीन पे। घोषणा पत्र देख लीजिए, स्क्रीन पे चलाइए, कहां देख लीजिए ना आप साहब, आपका इंडी अलायंस का पार्ट है, ये लिखा वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन। दिखाइए ना मुझे, कहीं दिखाइए, है आपके कैसे पास, झूठ बोल रहे दिखाइए। हैं भाई साहब, मैं पृष्ठ क्रमांक 28 बता रहा हूँ आपको, अरे सर ऐसे पृष्ठ 28 पृष्ठ का तो क्रमांक 30 का 28 तो में थोड़ी आपको होता है, बता आप रहा दिखाइए। हूँ। आप दिखाइए ना 28 हाँ, अरे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ अरे है? भाई क्या बात है। अब हम देखिए, कांग्रेस का प्रेम नाम लेके शुक्ला जी, पहले आपके पास आप नहीं बहुत है, वरिष्ठ, मैंने आपके पास वरिष्ठ कांग्रेस का घोषणा प्रवक्ता पत्र नहीं हैं, है। बड़े नेता है देश के। अरे आप ये मित्र, सब मैं मत तो आपको करिए, कुछ और गुमराह मत करिए रूबिका जी, गुमराह आपके देश को स्टूडियो मत में करिए। निश्चित होगा हाँ, पृष्ठ हक की क्रमांक बात 28, करिए, पृष्ठ हक की क्रमांक बात 6 और करिए, 28 से स्पष्ट दो ही पेज करिए। दिखा दीजिए। ये मोदी जी जो स्पष्ट कह रहे करिए। हैं वो शब्दशः उसमें है। सर प्रेम शुक्ला जी मुझे 10 सेकंड दे दे, हमें एक सवाल का जवाब दे दे शब्दशः। कि जो आपके अरे सर सुन लेना जी बताइए। जो आपके नेताओं ने, लल्लू सिंह, सुन लीजिए मेरी बात, हाँ। सुन लीजिए, अरुण गोविल, अनंत हेगड़े और उसके साथ ज्योति वर्धा ने कहा है जी। कि अगर 400 पार आएगा, यानी अगर हमारे पास आता, जो कि अब आएगा नहीं, तो मैं संविधान हम लोग बदल देंगे। ये कहीं ना कहीं पार्टी में खलबली नहीं होगी ना, चर्चा हुआ ना, इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं रही, सोच ठीक नहीं है। अब आप हो गया 10 प्लान में सेकंड, मैं रहे उत्तर देता हूं। और इसी इंतजार में कि 400 पार आ जाए, जनता होशियार हो गई, समझ गई। ओके। मैं जानना चाह रहा हूं अब सुन लीजिए कि आखिर ना, आपने हो गया एक्शन क्यों ऑपरेशन नहीं लिया उनके आपका खिलाफ? ओके, अगर मन में चोर नहीं है तो एक्शन क्यों नहीं? ठीक है। प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड में प्लीज संक्षेप में बात रखिए, और उसके बाद एक और अंश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मेगा इंटरव्यू का। रूबिका जी, जनहित में संविधान संशोधन करना संसद का दायित्व है, और वो हम जैसे ट्रिपल तलाक पर हमने किया संशोधन, उस तरह के संशोधन हम करेंगे जब भी आवश्यकता पड़ेगी। अनुकूलता के, जनता के अनुकूल हम संशोधन करना हमारा अधिकार है। यही संविधान सभा भी ये चाहती थी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी ये चाहते थे। ये मामला जो है ए.के. वाजपेयी जी संशोधन और संविधान बदल कर रख देंगे, आप इस नैरेटिव को यहां जनता के सामने कैसे रखेंगे कि आप लोग आ गए तो आप लोग संविधान को बदल कर रख देंगे, फिर चुनाव नहीं होंगे, फिर आप ही आप होंगे? प्रधानमंत्री ने पीछे पूरे तरीके से साफ तौर पे कहा था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहें तो संविधान नहीं बदला जा सकता, नंबर 1। और नंबर 2, 10 साल से सरकार है, ऐसा कौन सा एक कृत्य बता दिए जो हमने SC ST के खिलाफ, दलित के खिलाफ या मुस्लिम भाइयों के खिलाफ किया हो? कोई किया? बल्कि इसके उल्टे क्या हुआ, ये कंचना यादव जी जरा आप ध्यान से सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट कर दिया था, तो रामविलास पासवान जी गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने कहा कि इससे अनर्थ हो जाएगा। मोदी जी ने फौरन उसको अमेंडमेंट करके सेम पोजीशन पे दोबारा पहुंचा दिया। तो ऐसे आरोप लगाने से नहीं होगा, ऐसे खाली गुमराह करने से नहीं चलेगा, इतिहास देखना पड़ेगा। कांग्रेस का देख लो और हमारा 10 साल का देख लो,
ओके। और कांग्रेस ने तो कभी रिजर्वेशन की कभी भी इन्होंने वकालत नहीं की। ठीक है। ये मंडल कमीशन भी हम लोग लाए थे जब वीपी सिंह की कंचना गवर्नमेंट जी हुआ जवाब करती देना थी। चाहेंगे, लेकिन चीजों को, लेकिन तथ्यों को लेकिन, सही लेकिन रखना वाजपेयी जी, न्यूज 18 इंडिया को जो ये मेगा इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है, उन्होंने ओडिशा में बीजेपी के गठबंधन ना होने के मसले पर भी जवाब दिया है। उस सवाल पर कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में सबसे धनी राज्य होने के बावजूद ओडिशा के हालात ठीक नहीं है। बीजेपी को ओडिशा की सेवा का अवसर मिलना चाहिए। देखते हैं ओडिशा में आपने जो है बीजेडी का साथ छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है। बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर समर्थन केंद्र में हमारा समर्थन किया था, मुद्दों के आधार पर। जी। और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता हो रहा, राज्य के अंदर हम बिल्कुल, उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही भाई। उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है। और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी। आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था, जी। रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी। और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा कर देंगे। Regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised 5 guarantees, and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more. In the last election, you lost there. Only 66 seats you were able to win there. BJP able to win there. Now again, येडियुरप्पा जी का लीडरशिप और उसका बेटा का लीडरशिप में ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी का अंदर भी वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटका में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है आपका? नंबर 1, यस, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बढ़ा है। लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है। शपथ हुआ है सीएम का, लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने, और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भाई हम इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे। आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि। कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब आप कोई सोच सकता है जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना, तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है। टैंक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते उसको टैंकर हब बना दिया। और टैंकर में भी माफियाशाही चल रही है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी। यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा, उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, डेप्यूटी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं, और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं। वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं।
जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। सवाल बस इतने नहीं थे, बहुत से सवाल हैं जो आपके जहन में हैं और उन सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। कल रात 9 बजे ये मेगा इंटरव्यू आपके सामने होगा न्यूज 18 इंडिया पर। कंचना जी, अजीज जी, प्रेम शुक्ला जी, वाजपेयी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वीकेंड एडिशन में बहस करने के लिए आप लोग आए। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। मुझे इजाजत। ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? वोट देने। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आज वीकेंड के मेगा एडिशन में मैं आपके सामने हाजिर हो गई। जबरदस्त चुनावी गर्मी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 इंडिया को ये देखिए दिया है मेगा इंटरव्यू। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, बेहद खास साक्षात्कार उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर विरासत टैक्स जैसे हर मुद्दे पर बेबाकी से चर्चा की है। अगले 1 घंटे तक हमारी ये खास पेशकश आप देखते रहिएगा। मोदी के मेगा इंटरव्यू की पहली झलक सबसे पहले आपके सामने। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम ने पहली बार सबसे बड़ा प्रहार किया है। न्यूज 18 इंडिया